हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत खुश हेल्दी होंगे। तो चलें दोस्तों, शुरुआत करें आज की बात की। आज बात करते हैं हड्डियों की। तो सबसे बड़ी हड्डी जो बॉडी की है वो कौन सी है? मुझे मालूम था आप लोग सारे यही कहेंगे, नहीं टांग की हड्डी बड़ी जरूर है भाई साहब, सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी हड्डी है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। बट एक सिंगल पीस नहीं है बाकी हड्डियों की तरह, ये छोटे छोटे पीसेस में बटी हुई है, जिनको हम लोग वर्टिब्रास कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। आम सिंपल लैंग्वेज में इसको मनके कह देते हैं, दाने कह देते हैं, कुछ अलग अलग लोकल लैंग्वेज में कुछ इसको कह देते हैं। पंजाब में इसको मनके कहा जाता है। मनके जोड़ जोड़ के ये रीढ़ की हड्डी बनी है, जो सिर के नीचे से शुरू होती है और अपनी सीट तक जाती है, हिप तक जाती है। ये छोटे छोटे पीस हड्डियों के उनसे जुड़ के बनी है। इसके अंदर एक होल होता है, सुराख होता है। उस सुराख में एक धागा, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, दिमाग का सारा कंट्रोल वही करती, कंप्यूटर वही अपनी बॉडी का, वही बॉडी को चलाती है सारी। उसके अंदर एक पानी, एक तरल पदार्थ, जिसे हम लोग स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ऊपर से शुरू होती हैं, सिर के नीचे से, ये जो छोटी हड्डियां हैं, ये 1 से लेके 7 तक, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये हमारी गर्दन तक जाती है। इनको सर्वाइकल वर्टिब्रास बोला जाता है। जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कर्वेचर आ जाए, ढीलापन आ जाए, तो जो बीमारी पैदा होती है वो एक डीजेनरेटिव बीमारी है, और उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सिंपल लैंग्वेज में स्टिफनेस, टेंडरनेस, सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पेन, ये सारे सिम्टम हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। आगे बढ़ के चक्कर आना, वर्टिगो, वोमिटिंग, दर्द का बाजू तक रेफर होना, पेन स्टार्ट कहां से हुआ? गर्दन से। कहां तक जा रहा है? पीछे बैक के पट्टों तक, ये मसल तक, बाजू के मसल्स में, नर्व में नमीनेस फील हो रही है, हाथ पैर का झनझनाना, सुन्न हो जाना, उंगलियों में जैसे सुई चुभना, प्रिकिंग पेन होना, और सीवियरली स्टेज पे जाके ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहना, बाउल पे कंट्रोल नहीं रहना, टॉयलेट पे अपना कंट्रोल नहीं रहना, ये सारी यहीं से स्टार्ट होती है। जब इनका कर्वेचर हो जाता है, ये अपनी पोजीशन से हट जाती, पोस्चर टेढ़ा हो जाता है, इस पे लोड बढ़ जाता है, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये छोटे वर्टिब्रास पे प्रेशर बढ़ता है तो इसका झुकाव बढ़ता है। झुकाव बढ़ता है तो जो अंदर वाला इसका होल है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। स्पाइनल इसको टच ना करे कॉर्ड, या इससे प्रेशर में दब ना जाए, उसको बचाने के लिए हम लोग अपना पोस्चर ठीक करते हैं,
आपने देखा होगा बड़े लोग बैठे बैठे गर्दन को ऐसे हिलाना, ऊपर नीचे लेके जाना, स्टिफनेस फील करना, ये स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम है। ज्यादातर किन लोग को ये हो रहा है? ये जो अपना हेड है, ये अपने बॉडी का पार्ट है, इसका भी वेट है। अपने बॉडी के हिसाब से इसका वेट, मान लो मेरा वेट 70 kg है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 kg का ये मेरा हेड है। इसको कौन संभाल रहा है? ये वर्टिब्रास। कौन सपोर्ट दे रहे हैं? ये वर्टिब्रास। जब इसको नीचे झुका दिया जाए, अगर ये 30 के एंगल पे झुकता है तो इसका वेट डबल हो जाता है। मतलब 3 kg की बजाय कितना हो गया? 6 kg। अगर मैंने इसको 90 झुका लिया तो इसका वेट 3 टाइम्स 9 kg। वही वर्टिब्रास जो 3 kg वेट मेंटेन कर रहे हैं, अब उनको मेंटेन करना पड़ रहा है 3 टाइम्स 9 kg। तो उन पे प्रेशर बढ़ेगा। उन पे प्रेशर बढ़ा तो सारी एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो गई। टेंडरनेस, जो अपने लिगामेंट्स मसल, वो गुच्छे, टिश्यू, वो गुच्छे, तो आप बॉडी के को आप हड्डियों के साथ जोड़ के रखते हैं, वो लिगामेंट्स, उनमें पेन रहना शुरू हो जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। मैं बांटता हूं। एक तो एक्सरे करवाया, एमआरआई करवाई, कुछ टेस्ट करवाए, उसमें कंफर्म हो गया कि कर्वेचर आया है। वो हो गए आपके एंक्लोज स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स। अगर आपको एक्सरे में ठीक का नजर आ रहा है, कर्वेचर ठीक नजर आ रहे हैं, बट सिम्टम मिल रहे हैं, तो नॉन एंक्लो में आ गए, स्पॉन्डिलाइटिस में। नॉन स्पॉन्डिलाइटिस एंड नॉन एंक्लो स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर आदमी फील नहीं करता, डॉक्टर पास तब जाता है जब सिम्टम बढ़ जाते हैं। जब ज्यादा इसको प्रॉब्लम, ये लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने डीजेनरेटिव डिजीज कहा है इसको। ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज के कारण, एक गैप होने के कारण बॉडी में फॉर्म हुआ। जैसे वर्टिब्रा की शेप है, इसके साइड पे प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है, स्पर्श कहते हैं, बोन स्पर्श। बहुत पेशेंट्स को, ये अपने आप को आप देखिएगा कि जब गर्दन के पीछे किसी के पेशेंट के हम हाथ लगाते हैं तो एक अलग सी हड्डी फील होती है जो पहले नहीं थी। वो प्रोसेस है, स्पर है बोन का, बोन एक्सपेंड होनी शुरू हो गई। जब वर्टिब्रा एक्सपेंड होना शुरू हुआ तो उसके नीचे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो बॉडी को कंट्रोल कर रही है, उसकी ब्रांचेस हैं जो इस तरह फैल के सारे बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं। तो उन ब्रांचेस में ऑब्स्ट्रक्शन आनी, इंफ्लेमेशन आनी शुरू हो गई और आपकी बॉडी टायर्ड, आपकी बॉडी में पेन, चक्कर आना, धक्के महसूस होना, वोमिटिंग होना, स्टिफनेस फील होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेन डेफिशिएंसी किस चीज की है? सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है लॉस ऑफ पॉस्चर। ज्यादातर कंप्यूटर पे काम करने वाले मेरे भाई, मोबाइल ऐसे दिखना है, ये ऐसे नहीं। ज्यादातर लोग जब आप मोबाइल ऐसे देखते हैं तो आपकी गर्दन का पॉस्चर 60 डिग्री पे चला गया, आपके हेड का वेट बढ़ गया।
स्टूडेंट्स, झुक के काम करना मेजर फैक्टर। लॉन्ग ट्रेवलिंग, शॉर्ट्स, जर्क्स, ये जो वर्टिब्रास हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं, और इनको जो चीज आपस में जोड़ती है उसको डिस्क कहते हैं हम लोग। डिस्क, प्लेट, एक कुशन है, वो कुशन जो उनकी फ्रिक्शन को रोकता है, आपस में रगड़ने नहीं देता है, शॉक प्रूफ का काम करता है, शॉक अब्सॉर्ब करता है। एक डार्क कलर का, येलो कलर का फ्लूइड होता है, ये येलो कलर का। जितने भी अपनी बोन्स हैं या जितने जॉइंट्स अपने हैं बॉडी के, वो एक कैप्सूल में पैक हैं, उनको एक कवरिंग दी गई है। साइनोवेल कैप्सूल कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में इसको, साइनोवेल। और उसके अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड रहता है जिसे हम लोग साइनोवेल फ्लूइड कहते हैं। पंजाबी में या जर्नल लैंग्वेज में हम लोग कहते थे इसकी ग्रीस कम हो गई है, वो ड्राई हो रहा है, लुब्रिकेशन कम हो रही है, वो भी एक कारण है। विटामिन B12 उसकी बॉडी में कमी हो जाए तो भी आपके टेंडरनेस नर्व्स को सप्लाई नहीं मिलती, टेंडरनेस आ जाती है, आपके लिगामेंट जो है वीक हो जाते हैं। विटामिन C उनको हील करने के लिए, कैल्शियम मेन कंपोनेंट, बॉडी की जो मेन, जो मैं बात कर रहा हूं आज हड्डियों की, बोन्स का जो मेन कंटेंट है, पानी तो है ही, कैल्शियम। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, जर्क्स नहीं झेल पाती, शॉक्स नहीं झेल पाती, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम आती है। अब कैल्शियम आदमी ले रहा है लेकिन डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, डेफिशिएंसी होगी विटामिन K27 की, तो कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं होगा, जितना मर्जी आपका इंटेक है। ओमेगा मस्ट है इसके लिए, कैल्शियम ही अब्सॉर्ब नहीं होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी बोन में। तो कौन कौन से मैंने सिम्टम बताए आपको इससे? बाजू में दर्द रहना, दर्द रेफर होना, हेडेक रहना, चक्कर आना, स्टिफनेस रहना, तनाव रहना, वॉमिटिंग फील होना, और आगे जाके सेमी पैरालाइज हो जाना। मीन्स अपने बाउल पे, अपने वॉशरूम पे, अपने ब्लैडर पे आपका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हाँ, ट्रीटमेंट है इसका, है, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। 80% पेशेंट जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, सर्जरी की उन पेशेंट को जरूरत पड़ती है जब वो हड्डी का, बोन का, वर्टिब्रा का जो होल है वो बहुत नैरो हो गया है, या उसके जो प्रोसेस है हड्डी का बढ़ना वो ज्यादा हो चुका है, स्पर्श ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्पर्श की सर्जरी करनी पड़ेगी। या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा है, वो कहीं टच होने जा रही है या वो दबने जा रही है, तब सर्जरी की जरूरत है। अदरवाइज इसके लिए फिजियोथेरेपी, मसल्स की मूवमेंट, वर्टिब्रास की मूवमेंट्स, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट। पेन है तो पेन किलर देते हैं,
वर्टिगो है तो एंटी वर्टिगो मेडिसिन देते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं तो। मसल्स में टेंडरनेस ज्यादा है और आपके लिगामेंट ज्यादा पेन हो रहे हैं, रेफर हो रहा है, तो हम मस्कुलर रिलैक्सेंट भी देते हैं। एमआर दिया जाता है, टेजानेडेन दिया जाता है, क्लोरजोक्सोजन दिया जाता है, तरह तरह की मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। मैं मेडिसिन इसलिए नहीं बोलता हूं, किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं देता हूं, कोई ट्रीटमेंट नहीं बताता हूं। हर आदमी की बॉडी मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। अब क्या मालूम किस आदमी की बॉडी को कौन सी चीज की सेंसिटिविटी भी तो है, ये केमिकल्स है सारे। हर आदमी का वेट अलग अलग है, कहीं कोई पहले ऐसी कनेक्टेड बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीजों को देखते हुए मैं मेडिसिन अवॉइड करता हूं लिखवाना। पर्सनल कॉल आती है मेरे दोस्तों की, मैं बात करता हूं, डिस्कस करता हूं, ट्रीटमेंट भी लिखवा देता हूं। जनरल तौर पे मैं अवॉइड करता हूं। किन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम आई मैंने बताया, जिनके अंदर ऑलरेडी पानी की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जिनका पोस्चर लूज है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तकिया लिया और बैठ के दो दो तीन तीन तकिए लिए सो रहे हैं और स्पाइनल का पोस्चर बिल्कुल बेड़ा गर्क हुए जा रहा है। पिल्लो नहीं लेना है, इसका बिल्कुल पोस्चर सीधा रखना है। अगर आदत है पिल्लो लेने की, सर्वाइकल पिल्लो आते हैं, परचेज कर लीजिए, वो आपकी सर्वाइकल बोन को बिल्कुल सीधा रखते हैं। सोने का तरीका बदलना होगा, सीधे सोना होगा, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना होगा, वेट लिफ्टिंग में ध्यान रखना होगा। वेट लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि वेट उठाने जिम जा रहे हो, बाल्टी उठाइए आप जा रहे हो या सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो आपको देखना होगा कि जो जोर आपकी स्पाइन पे पड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी पे पड़ रहा है, वो आपके थाइस पे पड़ना चाहिए। सीढ़ियों के साथ साथ रेलिंग क्यों लगी होती है कि रेलिंग की सपोर्ट से आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके और ओवरवेट आपके स्पाइन पे ना आए। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वॉकिंग प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को, पांव इधर रख रहा है, चल इधर रहा है, अनबैलेंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। कई बार हम लोग कॉलर एडवाइस करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए कि नेक कॉलर लगाइए ताकि इसके जक्स, शॉक्स इसका नुकसान ना करे, स्टेबल रहे, स्ट्रेट रहे। लॉन्ग ड्राइव अवॉइड करना है, खासतौर पे टू व्हीलर। पोस्चर अपना ठीक रखना है। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर, ओमेगा, ये अपनी डाइट में शामिल करना है। ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से मिलना है, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, एक्सरे करवाइए, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, वो एमआरआई करवा के देखेंगे आपकी कि कितने वर्टिब्रास को गैप कितना बढ़ चुका है। इतनी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। हाँ, प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, सोने का ढंग बदलना पड़ेगा, पिल्लो बंद करना पड़ेगा, पोस्चर ठीक रखना होगा। 3 kg है तो 3 kg का ही रहने दीजिए, 9 kg का मत कीजिए इसको। डाइट में ये चीजें आप ऐड कीजिए ताकि आपकी बोन्स हेल्दी रहें। सो दोस्तों, ये आज मैंने आपसे बात की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। उम्मीद है कि बहुत लोग को इससे फायदा मिलेगा। जो लोग इससे सफर कर रहे हैं वो तो फायदा उठाएंगे ही, और अगर आप इन बातों पे अमल कर लेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, उम्मीद है कि इस डीजेनेरेटिव बीमारी से आप सफर नहीं करेंगे, आप बच जाएंगे। उम्मीद है ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आज इतना ही।
और वही 2 लाइनों के साथ मैं आज आपसे विदा लूंगा। आज के जमाने के मजनू, लैला मजनू, आज के जमाने के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड मिला और गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या कह रहा है? हुस्न और इश्क में फाइट नजर आती है, हुस्न और इश्क में फाइट नजर आती है, इश्क में तो लैला भी वाइट नजर आती है। मैं इतना बीमार हूं तेरे जाने के गम में जानम, मैं इतना बीमार हूं तेरे जाने के गम में जानम, आज मुझे अपनी हर पैंट टाइट नजर आती है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, सी यू, गुड नाइट।